तो एक आंकड़ा हम आपको 2004 का भी दे देते हैं, जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त $1 के मुकाबले रुपए की कीमत थी 45.32 रुपया, और जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था तो 61.03 रुपया, यानी 10 सालों में जो रुपया टूटा उसमें 35% की गिरावट देखने को मिली। अब मनमोहन सिंह के जमाने में रुपया गिरा 35%, मोदी जी के जमाने में 12 साल में गिरा 57%। इसके अर्थ क्या है? राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो अभी हमने जो आपको जानकारी दी कि भाई रुपया 95.97, ये आज का डेटा है, 95.97 रुपए $1 के मुकाबले, ये इतनी तेजी से गिरावट ये क्यों हो रही है? ये हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे, और इसका अर्थ क्या है? निश्चित रूप से आशुतोष, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। रुपए के गिरावट के कई सारे कारण हैं, लेकिन मूल तौर पे जिस तरह से हमारे शेयर बाजार और शेयर बाजार के बाहर जो विदेशी पूंजी लगे हुए हैं, वो जिस तरह से पलायन उनका हो रहा है, और पलायन में जो तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, वही एक मूल कारण है अगर आप इमीडिएट रीजंस के लिए ढूंढेंगे। तो जैसे आपने दिखाया, जो आंकड़े दिखाया आपने, मैं अर्थशास्त्री लोग थोड़े अलग तरह से देखते हैं। आप मनमोहन सिंह का रेजिम को मोदी जी के रेजिम के साथ कंपेयर किए, हम 10 साल का ट्रेंड देखते हैं। अगर हम पिछले 20 साल का ट्रेंड देखें तो हमें नजर आता है कि 2010 से लेकर 2013 के बीच में एक बड़ी तेजी से रुपये में गिरावट आया, और ठीक उसी तरह से, बल्कि उससे ज्यादा तेज गिरावट अब पिछले 2 साल से हमें दिखाई देगा। और उस समय में भी वही हुआ था। अगर आपको याद होगा कि एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का एनवायरनमेंट बन गया था, देश भर में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुका था, और विदेशी निवेशकों को हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा भरोसा टूटना शुरू हो गया था। महंगाई का रेट बहुत बढ़ने लग गया था, और कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे आगे आ चुके थे। और सबसे बड़ी बात थी कि काफी सारे कंपनीज जो है वो एक तरह से बैंकक्रप्ट हो रहे थे या डिफॉल्ट करने लगे थे बड़े लोन के ऊपर। तो वो सब माहौल था जिसके चक्कर में एक हमारे जो आर्थिक विकास दर में भी ह्रास होने लगा, और रुपये बड़ी जोर से गिरावट देखने को मिला। अगर आप याद करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन था 2013 के साल में, उसका एक बड़ा मुद्दा रुपए को लेकर था। वो बार बार हर स्पीच में अपना कह रहे हैं कि यहाँ जो है एक तरह से ना केवल मनमोहन जी का लोकप्रियता और रुपए दोनों के बीच में कंपटीशन है, कौन सा ज्यादा तेजी से गिरता है। तो आज हम दूसरा चीज तो देख रहे हैं, और साथ में मोदी जी का लोकप्रियता को क्या हो रहा है वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपके दर्शकों को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन विदेशी पूंजी भाग क्यों रहा है हमारे यहाँ से, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? राजेश, आपने जो बात कही है उसमें, चूंकि आपने जो डेटा की बात की, तो मेरे पास चूंकि डेटा है, मैं आप दर्शकों को बता देता हूं कि 2011 में डॉलर के मुकाबले में रुपया था 46.67, यानी 46 रुपया 67 पैसा, और 2013 में 58.60, 2014 में 61.03, 2014 में 61.03। ये डेटा, यानी 46 से घट के ये 61 पर आ गया सिर्फ 3 सालों में, 4 सालों में, अगर आप 2011 से 2014 के बीच में, यानी जबरदस्त गिरावट। वो जो 35% गिरावट की बात कर रहे थे आप मनमोहन सिंह के शासन के दौरान, उसका लगभग 30% इसी समय में आया। उससे पहले तो हमारा रुपया जो है काफी अच्छा स्टेडी होल्ड कर रहा था, और उसका कारण था क्योंकि उस समय इंडिया विश्व बाजार का डार्लिंग बन चुका था। हर कोई निवेशक यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, और हमारा एक्सपोर्ट्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा था, और वही कारण था हमारा रुपया जो है एक तरह से, बल्कि उसमें 1-2 साल ऐसे हैं जब रुपया बढ़ा ही है ऊपर,
हाँ, 2008 का क्राइसिस के समय रुपया गिरा था, उसके बाद बढ़ा है। मोदी जी के सरकार आने के बाद आशुतोष, पहले कुछ साल 2018-19 तक स्थिति उतनी खराब नहीं थी। 2018 से शुरू हुआ और 2022 के बाद रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है। साथों साथ हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया विदेशी पूंजी के बारे में, अगर हम खाली शेयर बाजार को ले तो विदेशी पूंजी सितंबर 2024 से यहां से बड़ी मात्रा से पलायन शुरू हुआ, जिसके चलते आपके अगर 2024 देखेंगे तो बड़ी समय के बाद 2018 में हल्का फुल्का नेगेटिव इनफ्लो हुआ था, लेकिन और 2008 में हुआ था। पिछले 20 सालों में पहली बार 2008 और 18 को छोड़ दें तो 2022 में हमको नेगेटिव इनफ्लो देखने को मिला, और वो दम पकड़ लिया 2025 में, जब लगभग 1,65,000 करोड़ एफआईआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार से बाहर निकल गया। और 2026 में अगर आप सिर्फ पहला 4.5 महीना देखें, जनवरी से लेकर अब तक लगभग 2,15,000 करोड़ निकल चुके हैं। ये बहुत भारी पलायन है विदेशी पूंजी का, और कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रुपए के ऊपर हुआ है, और जिसलिए आप देख रहे हैं आज के डेट पर वो 96 रुपए पे लगभग पहुंच चुका है। इनफैक्ट शुक्रवार को 96 क्रॉस कर गया था। अब अगर मैं आपको कहूं, पिछले हफ्ते हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है सरकार के, उन्होंने कहा रुपए का बचाव करना अब सरकार का सबसे बड़ा अभिमुख्य है, सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती है, और सबसे बड़ा गोल भी है। और रविवार के दिन आपने मोदी जी को सुना था, उन्होंने कई सारे चीजें विदेशी मुद्रा को लेकर बोले। उनका बोलने का मतलब था कि हम रुपए का बचाव करना चाह रहे थे। हालांकि हमने इस बारे में भी बात की कि वो उन्होंने जो चीज कहा है, ना कि वो मूल कारण है रुपए गिरने का, इसलिए उनको फिक्स करने के लिए आप अगर फोकस्ड रहोगे तो उससे रुपए का गिरावट बंद नहीं होगा। हम आज ये आपको कहने जा रहे हैं, हमें रुपए का गिरावट रुकते हुए नहीं दिख रहा है, और उसका हम कारण आपको बताने जा रहे हैं। हमने कारण बताया विदेशी पूंजी का पलायन सबसे बड़ा कारण है। क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? हम कह रहे हैं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विश्व बाजार में जो अनिश्चितता है ये काफी देर लगा रहेगा। ट्रंप के चाइना विजिट से जो हमें साबित हुआ वो यही कि ईरान का मसला अभी काफी दिनों तक चलेगा। हो सकता है वहां पे गोलाबारी बंद हो जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ग्लोबल सप्लाईज का नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना जल्दी कोई सॉल्यूशन, समाधान होते हुए हमें नहीं दिख रहा है, जिसके चलते क्रूड कच्चा तेल का भाव $100 के आसपास बढ़ाते रहेगा, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लगभग 87% हमारे कच्चा तेल का जो जरूरत है वो हम आयात करते हैं, और उसमें लगभग आधा हम खाड़ी के देशों से आयात करते हैं। मोदी जी अभी गए हैं यूएई में, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की बात की है। यहाँ बड़ा कुछ माहौल में उत्साह हुआ है, उनके कुछ समर्थक बोले अब सारे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने के लिए एग्रीमेंट और बना रहे हो, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी नहीं होगा, ये कुछ सालों के बाद आपके ऊपर होगा। अगर हम पहले, हमारे पास 4 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, उसके साथ साथ हम 2 और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स उतना ही कैपेसिटी का बनाना चाह रहे थे, वो बात को 10 साल हो गया। उड़ीसा में एक बनाने का बात था और आंध्र में एक बनाने का बात था, लेकिन हमने जो है फाउंडेशन स्टोन देकर बैठ गए, कुछ नहीं कर पाए। अभी तक हमारा 10 साल, ये अनाउंसमेंट को लगभग 7-8 साल हो गया, 2019 चुनाव से पहले हुआ था, और अभी तक वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर हम एक्शन लिए होते आज के डेट पर, हमारे हालत थोड़ा ठीक होता। बात ये कहने का है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म मेजर्स है, इसकी इमीडिएट इंपैक्ट नहीं दिखेगा। रुपये का गिरावट इसीलिए जारी रहेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा, विदेशी पूंजी का पलायन का कोई बदलाव आने का दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ विश्व बाजार में जो अनिश्चितता है वो चालू रहेगा, और भारत के अंदर हमारा जो हालत है अभी, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, अभी लगभग कॉर्पोरेट सेक्टर्स का सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमें साफ दिख रहा है कि वहां सेल्स की कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का कोई खास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो कम हो रही है, और इस बार नॉर्मल मॉनसून भी होने वाला है। हम अब नहीं जानते हैं उसका कृषि के उत्पाद के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
अभी थोड़े बहुत अच्छे डेटा आए हैं कल, एक्सपोर्ट्स अप्रैल महीने में अच्छा किया है, लेकिन देखने की जरूरत है कि क्या वो उस ट्रेंड को सस्टेन कर पा रहा है। लेकिन कुल मिला के माहौल जो है वो उतना उत्साहजनक नहीं है। हमारी इकोनॉमी उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से 2-4 साल पहले जो अंदाज लगाया जा रहा था। इसीलिए अभी विदेशी निवेशक यहाँ आने के लिए उतना उत्साहित नहीं है। दूसरी चीज आशुतोष, एक चीज जिसके बारे में अर्थशास्त्री लोग कम बात करते हैं, विदेशी पूंजी, ग्लोबल कैपिटल जो है वो हमेशा गणतंत्र को पसंद करता है। गणतंत्र को क्यों पसंद करता है? कल को यहाँ पे कोई एमएनसी आता है, अपना निवेश लगाता है, कल को कुछ अनबन हो जाता है तो वो कोर्ट कचहरी में जा सकता है, वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जा सकता है, वो इन्वेस्टमेंट काउंसिल में जा सकता है, कहीं जाके अपना रिड्रेसल, ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है। लेकिन आज जो हमारे गणतंत्र का हालत हो रहा है, उस हालत में कहीं ना कहीं एमएनसी ऊपर नहीं बोलते, लेकिन उनको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि यहां जहां सारे अनुष्ठान पूरे बिगड़ गए हैं, सारे अनुष्ठान का कैप्चर हो चुका है, जो सरकार में जो लोग हैं उनको जो चाहिए वो इस अनुष्ठानों से करा लेते हैं, कोर्ट में उन्हें जो जजमेंट चाहिए वो मिल जाता है, अलग अलग जो ऑटोनोमस बॉडीज है वहां का जो कोई डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसे हालत में एमएनसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दूसरे तरफ और एक चीज हो रहा है, ये तो मैंने जो विदेशी पूंजी यहाँ लगा रहे हैं शेयर बाजार या शेयर बाजार के बाहर उनकी बात की, खास करके शेयर बाजार के बाहर जो लगा रहे हैं, फैक्ट्री बैठाने में, ऑफिस बैठाने में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। हमारे जो उद्योग है कुछ सालों से वो भी अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा अब बाहर इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बोल नहीं रहे हैं। ये जो ईडी आईटी रेड का कल्चर शुरू हुआ है उसमें एक तरह से भय का माहौल बना हुआ है। तो जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उनके जो सरकार के सही साइड में है, हो सकता है उनके लिए उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि राइट साइड ऑफ द गवर्नमेंट रहने का। लेकिन जो नहीं है, जो कहीं कभी कुछ अगर बोल दिया, कह दिया, कर दिया तो वो निशाने पे आ जाता है और उसकी हालत खराब कर दी जाती है। ये भी जो माहौल है ये भी कहीं ना कहीं लोगों का डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और लोग देखते हैं कि हम बाहर ले जाए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.